में लिखेंगे जब कोई वस्तु अपनी आरंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था की ओर प्रस्थान करती है या विस्थापन करती है समय के अनुसार, तो वह वस्तु गति में कहलाती है। तो वह वस्तु गति में कहलाती है। तो वह वस्तु गति में कहलाती है। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा जी, फादर ऑफ मैकेनिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मैकेनिक्स किसे कहा जाता है? यांत्रिक के जनक किसे कहते हैं? यांत्रिक के जनक किसे कहा जाता है? बताओ। सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 3 बेसिक लॉ दिए मोशन के, है ना? गति के नियम दिए थे ना इन्होंने, ठीक है जी। तो पहला नियम लिखो, फर्स्ट लॉ किसने दिया? किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन। गलत जवाब। पहला नियम दिया गैलीलियो गैली ने, लेकिन एक्सप्लेन किया न्यूटन ने। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट लॉ वाज गिवन बाय गैलीलियो गैली बट एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन। क्या था पहला नियम? फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। हाँ, ये गैलीलियो गैली ने दिया, गिवन बाय गैलीलियो गैली, बट न्यूटन ना जड़त्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इनर्शिया को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सॉरी गैलीलियो, तो एक्सप्लेन किया किसने? एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन। तो न्यूटन ने इनर्शिया को एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन। ठीक है जी, दिया किसने? गैलीलियो गैली ने, लेकिन एक्सप्लेन किसने किया? न्यूटन ने। तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम होती है तुमसे। उसके बाद लिखो व्हाट इज इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? जड़त्व का नियम क्या कहता है? आज फर्स्ट क्लास है, इसीलिए थोड़ा मैं पहले बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, फिर उसके ऊपर हाई लेवल पर जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, हर चीज देखेंगे। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि पहले बेसिक होता है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स होते हैं। लाइट चैप्टर में भी ऐसे ही कराया था मैंने, है ना? तो चलो बताओ इनर्शिया क्या होता है? तुम तो मोशन पढ़ चुके हो भाई, क्या हो गया? तुमने तो कह दिया था पिछली बार सर मोशन पढ़ चुके हैं सर। ना, इनर्शिया मतलब है उल। सही कह गए। whenever the body is at rest, always at rest, unless and until external force is applied to it। चेयर रुकी हुई है, मैंने भारी बल लगा दिया, चले गई। रुकी कैसे? जब यहां से फ्रिक्शनल फोर्स मिला,
तो रुक गई, घर्षण की वजह से रुक गई, तो भी बाहरी बल लगा, हाँ या ना। तो अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर चलाया ना जाए, और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह तब तक गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर रोका ना जाए। तो लिख लो, whenever the body is at rest, always at rest, whenever the body is at rest, always at rest, unless and until external force is applied to it. External force is applied to it. ठीक, अगर कोई whenever the body is at rest, always at rest, unless and until external force is applied to it. अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर चलाया ना जाए, और वाइस वर्सा लिख लो, और वाइस वर्सा यानी कि इसका उल्टा भी नहीं लिख पाया। Whenever the body is at rest, always at rest, unless and until external force is applied to it. Unless and until external force is applied to it. ठीक, उसके बाद लिखो, अब मैं इसके बिहाफ पर आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, उनसे बाहर आपके पेपर में एक भी नहीं आएगा। तो पहला लिखेंगे, गीले कपड़े को झड़काने पर पानी बाहर निकल जाता है जड़त्व के कारण। गीले कपड़े को झड़काने पर पानी बाहर निकल जाता है जड़त्व के कारण। By jerking a wet cloth, water is removed due to inertia. By jerking a wet cloth, water is removed due to inertia. ठीक, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब लिखो, देखो कैसे हमने गीले कपड़े को झड़काया, पानी और गीला कपड़ा दोनों रेस्ट पर थे, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वो बाहर कपड़ा आगे चला गया, पानी के पार्टिकल्स वहीं गिर गए। सेकंड, बाय शेकिंग अ ब्रांच ऑफ ट्री फ्रूट फॉल डाउन। बाय शेकिंग अ ब्रांच ऑफ ट्री फ्रूट फॉल डाउन। पेड़ की टहनी को हिलाने पर फल नीचे गिर जाता है। पेड़ की टहनी को हिलाने पर ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद लिखो, ये भी समझ में आया, पेड़ की टहनी फल रेस्ट पर था, हमने पेड़ की टहनी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फल नीचे गिर गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत? गंदा दिमाग है तेरा। ठीक है, उसके बाद लिखो नेक्स्ट, हाँ उसके बाद लिखेंगे, बाय बोर्डिंग और डी बोर्डिंग, by boarding or deboarding
मुझे ये भी पता है तुम क्या क्या सोच सकते हो। हाँ, बिना सोचे हंसी नहीं आती बेटा। इसे देख के सही है, नहीं इसे देख के तो मुझे भी आ जाती है। उसके बाद लिखो बाय बोर्डिंग और डी बोर्डिंग, बाय बोर्डिंग और डी बोर्डिंग, बोर्डिंग BOARDING बोर्डिंग और डी बोर्डिंग यानी कि चढ़ना और उतरना। बाय बोर्डिंग और डी बोर्डिंग फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल, person run a distance, person run a distance in the direction of the vehicle to maintain inertia, to maintain inertia. To maintain inertia, क्या हो गया, नहीं लिखा जा रहा, ठीक। अच्छा जी, क्या देखो हिंदी में भी बोल दूं, चलते हुए वाहन में चढ़ते समय और उतरते समय व्यक्ति को वाहन की निर्धारित दिशा में भागना पड़ता है जड़त्व के कारण। लड़कों ने यह किया होगा कभी ना कभी, जब चलती हुई बस में चढ़े जरूर होगे और चलती बस से उतरे भी होगे, हाँ या ना। तो जब तुम चढ़ते हो चलती हुई बस से, तो बस चल रही होती है, तो तुम्हें ना पहले भागना पड़ता है, उसके बराबर स्पीड लाकर फिर जंप लेते हो तुम, हाँ या ना। और उसी तरीके से जब तुम बस से उतर रहे होते हो, तो तब भी तुम उतरते समय भी उसकी निर्धारित दिशा में भागते हो, फिर धीरे धीरे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर रुक पाते हो। ऐसा ही होता है, हाँ या ना। तो भाई ऐसा है, अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पर इसी बात पर वो तुम्हारे क्वेश्चन को घुमाएगा। जब तुम बस में हो तो बस की रिस्पेक्ट में यू आर एट रेस्ट, तुम रुके हुए हो, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ यू आर मूविंग एट द सेम स्पीड एज दैट ऑफ द बस। बात समझ में आई? अर्थ के रिस्पेक्ट में तो जितनी तेजी से बस चल रही है उतनी तेजी से तुम भी चल रहे हो, लेकिन बस की रिस्पेक्ट में तुम रुके हुए हो। तो अब जब तुम बस की रिस्पेक्ट में रुके हुए हो, बस चल रही है, तो अर्थ की रिस्पेक्ट में बस चल रही है, तुम्हें अर्थ पर आना है, तो तुम्हें भी बस के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में भागना पड़ेगा और धीरे धीरे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे और रुक जाओगे। मैंने 9th क्लास में इसका प्रैक्टिकल किया था। मेरा एक क्रश थी, 12th क्लास में थी वो, नाम नहीं बताऊंगा, नाम याद है मुझे, ठीक है। तो हम स्कूल बस से आया करते थे, तो उसका स्टॉप मेरे स्टॉप से पहले आता था। तो पहले ना बस पे एक वो बड़ा सा बोनेट सा होता था, उस पे गियर लगे हुए होते थे और दरवाजा नहीं होता था। तो मैंने ड्राइवर से ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा जब इसका स्टॉप आए ना तो तेजी से ब्रेक मार दियो। और भाई साहब ड्राइवर भी कर्म कांडी निकला, उसने बहुत तेज ब्रेक मार दी। और जैसे ही उसने ब्रेक मारी, वो बेचारी आधे उस बस में थी, आधे से सीधा मेरी गोदी में, और मेरे दोस्त वायलिन बजाने लगे, टैन टैन टैन। तो ये इनर्शिया था। वो बेचारी रेस्ट पर थी, अर्थ के रिस्पेक्ट में चल रही थी, बस एकदम से रेस्ट पर आ गई, वो चलती रह गई। आई बात समझ में? वो इनर्शिया था। तो मैंने 9th क्लास में इनर्शिया का प्रैक्टिकल किया। देख रहे हो, आई एम सो टैलेंटेड। ठीक है जी, समझ में आई ये बात? बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट लिखेंगे, चलते हुए वाहन में गेंद उछालने पर वह उछालने वाले के हाथों में आती है जड़त्व के कारण। चलते हुए वाहन में गेंद उछालने पर क्या हुआ? वह उछालने वाले के हाथों में आती है जड़त्व के कारण। बाय थ्रोइंग अ बॉल अप इन अ मूविंग व्हीकल, while throwing a ball up in a moving vehicle,
इट केम बैक इन द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर। इट केम बैक इन द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर। ठीक, डन। अब ये क्या सीन है भाई, इंग्लिश में लिख लिया ना, वाइल थ्रोइंग अ बॉल अप इन अ मूविंग मिरर केम बैक इन द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर। ये कैसे हो रहा है? इसके अंदर ना एक चीज ध्यान में रखनी है, यहां पर हम वाहन की जो बात कर रहे हैं, यहां पर हम वाहन की बात कर रहे हैं जो वाहन क्लोज्ड है। खुले वाहन पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम एयर के रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर ये बस में की जाए क्रिया या ट्रेन में की जाए तो वो उछालने वाले के हाथों में आएगी, लेकिन अगर खुली बाइक पर की जाए तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ ले जाएगी, पर शिप पे गति ले जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ या ना? प्रोजेक्टाइल पाथ ले जाएगी ना, हवा का प्रतिरोध लगेगा। ठीक है जी, तो इसके ब्रैकेट में लिखो, इन दिस वी आर निग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। इन दिस वी आर निग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। ठीक, ये बात समझ में आई? अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई क्लोज्ड व्हीकल में? क्योंकि जब आप व्हीकल में हो तो क्या हो रहा है, जब आप व्हीकल में हो तो आपने गेंद उछाली, वाहन की रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पर हो, तो जो आपके साथ सामान है वो भी रेस्ट पर है, चाहे गेंद हो, चाहे आपकी पैंट हो, चाहे शर्ट हो, सब रेस्ट पर है। ठीक है जी, आपने गेंद उछाली, वो भी रेस्ट पर ही थी, आप भी रेस्ट पर ही थे, वो आपके हाथों में आ गई। लेकिन वहीं अगर ये बात जीप पर की जाती, खुली जीप में या बाइक पर, तो वो कहां जाती? पर शिप पे गति ले जाती, पीछे जाती। इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन भी आया, मैं क्वेश्चन भी यहीं क्लियर कर देता हूं आपका। ठीक है, ये 2019 के पेपर में आप देख लेना जाकर, एनडीए 2 का ही क्वेश्चन है, 2019 का पेपर था। कहता है इन एन ओपन जीप, इन एन ओपन जीप ball is thrown up, ball is thrown up, ऑप्शन देता है it came back in the hands of the throwers, in the hand of the thrower, या फिर बैक सीट ऑफ द जीप, या फिर आउटसाइड द जीप, या फिर कांट से, या फिर कांट से। बताओ क्या आंसर होगा आप लोगों के हिसाब से? ए, इन द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर, ओपन जीप है, इन एन ओपन जीप। बताओ, आउटसाइड द जीप। कितने बच्चे ए कह रहे हैं? हाथ खड़ा करो, 1 2। कितने बच्चे कह रहे हैं बैक सीट पर जाएगी जीप की? क्या है? कितने बच्चे कह रहे हैं आउटसाइड दी जीप? आउटसाइड, हाथ खड़ा करो जो आउटसाइड वाले हैं। 1 2 3 4 5, और एक कांट से वाला तू ही बचा है बस, हाथ खड़ा कर। मैं क्यों बताऊं ये? कांट से, वेरी गुड। आंसर है इन द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर। उसने सही तो बोला, कहां लिखा है इसमें कि जीप मूविंग है? और भाई साहब फिजिक्स का नियम है,
जब तक मूविंग ना लिखा हो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हो न्यूमेरिकल में भी, हाँ या ना? जब तक इनिशियल वेलोसिटी ना दी गई हो u इज जीरो। तो भाई आंसर हो गया इन दी हैंड्स ऑफ द थ्रोअर। और सच बताऊं ना, ज्यादातर बच्चे कांट से लगाकर आ गए इसका आंसर। तो क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह से समझो। मूविंग नहीं लिखा, नहीं चल रही है, बात खत्म। इससे ज्यादा नहीं सोचना होता क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन में दिया है वही आपका आंसर होगा। 2019 में ये क्वेश्चन लगभग लगभग, और कुछ बच्चे तो ऐसे ज्ञानी निकले जिन्होंने यूपीएससी में ये डाल दिया कि ये क्वेश्चन गलत है। मैंने कहा वाह, शाबाश, बिना हमसे कंसल्ट किए कुछ बच्चे एक्स्ट्रा स्मार्ट निकले और उन्होंने यूपीएससी में डाल दिया कि क्वेश्चन गलत है, हमें इसके नंबर दिए जाएं। बेटा बहुत बढ़िया, तो काट और लेंगे वो नंबर। तो इसी तरीके से बस छोटी छोटी सी चीजें, एक शब्द से आंसर आपका गलत वो हो जाएगा। अगर वो कहता है ना मूविंग जीप, मूविंग कहते ही आपको ये नहीं देखना था बैक सीट पे जाएगी बाहर जाएगी, भाई हमें नहीं पता, आंसर हो जाता आउटसाइड द जीप मूविंग कहते ही। आई बात समझ में? क्योंकि फिर तुम ये कहते कि कितने की स्पीड से चल रही है ना? अगर तुम ये सोचने लग जाओगे तो वहीं मार खा जाओगे। फिर मैं भी तो कह सकता हूं कि मैंने कागज की गेंद उछाली है, अब बताओ। तो कहने को कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को देखकर आंसर अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट, जर्नी ऑन द रूफ ऑफ द बस इज रिस्ट्रिक्टेड। जर्नी on the roof of the moving vehicle is restricted due to inertia. हाँ जी, हाँ जी। जर्नी on the moving vehicle, on the roof of the moving vehicle is restricted due to inertia. ड्यू टू इनर्शिया। और बच्चे नहीं आ रहे अभी? ड्यू टू इनर्शिया। ठीक, चलिए जी। उसके बाद बात करेंगे, अच्छा अब ऐसा क्यों है भाई, छत पर बैठकर सफर करना क्यों मना है? बताओ, छत पर बैठकर सफर करना क्यों मना है? बताओ। हम नीचे टप्पा खा जाएंगे, है ना? एक वीडियो भी आई थी ऐसी, बहुत सारे लड़के बस के ऊपर थे, बाइक वाले ने एकदम से आके ब्रेक मार दी, बस वाले ने ब्रेक मारी, सारे लड़के नीचे टप्पा खा गए। मजा आया, मेरे को बड़ा मजा आया, मैंने 2-3 बार देखी। ठीक है, तो क्या हुआ उसमें, देखो वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस के रिस्पेक्ट में आप रुके हुए हो, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में उतनी तेजी से चल रहे हो जितनी तेजी से बस चल रही है, और एकदम से बस रुक गई, आप मूविंग रह गए, आप आगे टप्पा खा जाओगे। ठीक है, उसके बाद लिखो, जर्नी इन अ स्टैंडिंग स्टेट on a small boat, journey in a standing state on a small boat is restricted due to inertia.
ठीक, ये समझ में आया भाई? अगर आप ऋषिकेश वगैरह गए हो तो अगर एक किनारे से दूसरे किनारे आपको ले जाया जाता है तो वो बंदा कहता है कि भाई बैठ कर जाओ, खड़े नहीं होना, क्योंकि नदी का प्रभाव वैसे ही बहुत तेज होता है। अगर मुझ जैसा व्यक्ति बीच में खड़ा हो गया तो प्रेशर और ज्यादा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो उसी दिशा में नाव पलट जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखो नेक्स्ट। अब लिखो while climbing hill or a slope, while climbing hill or a slope, while climbing hill or slope, person bend ahead, person bend ahead in the direction of the slope, to maintain inertia। वैष्णो देवी गए हो? गए हो? गए हो? While climbing hill or a slope, person bend ahead in the direction of the slope to maintain inertia। जब आप वैष्णो देवी जाते हो, चढ़ाई पर चढ़ते हो, तो क्या करते हो? एक डंडी ले लेते हो हाथ में और आगे की तरफ झुक जाते हो। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर से फोर्स ज्यादा लग रहा है। चढ़ाई पर चढ़ते समय हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, है ना, और जब उतरते हो तो पीछे हो जाते हो क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है ना। अगर उतरते वक्त नीचे ऐसे आगे झुक गए तो खुद ही पहुंच जाओगे। ठीक, आई बात समझ में? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। आज नहा के क्यों नहीं आई? अच्छा, है, आइए, नहा के आई है। अच्छा, कोई पहले ये पूरा बैच भरा हुआ था यार, अब 23 से स्टार्ट होगा ना नया बैच। हाँ तभी सही है। डन। अब लिखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। इसको लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं। लॉ ऑफ मोमेंटम मतलब संवेग का नियम। इसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, त्वरण का नियम। लिखो, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ इंपल्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ इंपल्स यानी कि ताक्षणिक बल का नियम। इतने ही बच्चे आए थे या चले गए? कुछ गए? कितने ही थे? 4 4 8। तुम अप्रैल वाले हो, अप्रैल को टारगेट कर रहे हो। तुम सितंबर, नेक्स्ट सितंबर। वाह यार, पढ़ लो। ये जो यहां से जाकर ड्रेस चेंज करके घूमना होता है ना, मुझे पता है बहाना करके गए थे तुम, क्लास से तबीयत खराब हो रही है, ठीक है, और फिर तुम ड्रेस चेंज कर कर
बढ़िया सी बनकर घूमने जा रहे हो, किधर, क्या करने, ऐसे ही इतनी धूप में कोई ऐसे ही तो नहीं जाएगा। सही, चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ भाई, अब मुझे ये बताओ व्हाट इज मोमेंटम। चलो मैं पहले इसका फॉर्मूला बता दूं तुम्हें। देखो जी, इस लॉ को मैंने कहा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम ए से डिनोट करते हैं। मैंने इसको कहा लॉ ऑफ मोमेंटम, इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है जी, ये क्या हो जाता है, फोर्स, बल, ये हो जाता है मास, द्रव्यमान, ये हो जाता है एक्सेलरेशन, त्वरण, ये हो जाता है मोमेंटम, संवेग, ये m से वही सेम मास, द्रव्यमान, v से वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक, बेटा पीक m क्रॉस v है तो a लिख रही है। ठीक, अच्छा जी देखो, अब मुझे ये बताओ मोमेंटम क्या होता है। या चलो पहले बात करते हैं मास की। व्हाट इज मास। मास क्या होता है, वो वॉल्यूम होता है? बिल्कुल सही, एक्चुअल मैटर ऑफ द बॉडी। एक बार दोबारा बोलियो। नहीं, जैसे पहले बोला था। नहीं नहीं, वो साउंड नहीं निकाल तूने, पहले बहुत सही बोला था एकदम, एक्चुअल मैटर ऑफ द बॉडी। वो सही था एकदम, वो रैंडमली बोला था ना एकदम से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्चुअल मैटर ऑफ द बॉडी या मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, है ना भाई? हाँ है ना? तो फिर अगर मैं कह दूं व्हाट इज मैटर, फिर मास पे आ गया तू। देखो सीधी सी बात याद रखना, किसी भी वस्तु का मैटर तो है ही, शेप, साइज, कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस व्हाइट बोर्ड को मैं चाहे कहीं पर भी ले जाऊं, इसके वजन में तो परिवर्तन आएगा, लेकिन इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट और कलर में क्या चेंज आएगा? नहीं आएगा। वही इसका मास है, वही इसका क्या है, मास है। तो लिख लो, मास क्या होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थायी होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है जी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, वो मैटर है। तो अ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, अ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, अ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, मास क्या हो जाएगा, मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे शेप, साइज, कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप, साइज, कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
shape, size, color of an object. अरे भाई सिग्मा स्टाइल सही है, ये सिग्मा ने दिया क्या टी शर्ट? फिर लेकिन बढ़िया लग रही है यार, सिग्मा स्टाइल। वाह भाई वाह, ऐसी टी शर्ट छपवानी चाहिए सिग्मा को, और ऐसी टी शर्ट छपवा कर बच्चों को देनी चाहिए, वही बच्चे पहन कर आए हैं। फेस, हाँ वही, पीछे भी बड़ा उससे छपा हुआ है, सिग्मा वॉरियर्स। ये है लड़का, असली एडवर्टाइजमेंट कर रहा है सिग्मा की। बटन बंद कर लो, शाबाश। अब भाई एक बात बता, मास कांस्टेंट है ना, मास स्थायी है, तो जो चीज कांस्टेंट है वो दूसरी पे प्रभाव डाल सकती है? नहीं डाल सकती, क्योंकि वो खुद ही चेंज नहीं हो रही है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एक्सेलरेशन, और यहां से क्या आ जाता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब एक्सेलरेशन क्या होता है जी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर बटे में समय, बटे में समय। वेग में परिवर्तन की दर बटे में समय, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब एक चीज और देखो, तो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ जाती है हमारे पास, हाँ है ना, यानी कि समय ज्यादा तो बल कम। भाई मैंने कहा कि एक बच्चा एक काम को 2 घंटे में कर रहा है, और वहीं दूसरा बच्चा उसी काम को 1 घंटे में कर रहा है, तो इसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है ना, समय कम ले रहा है, तो इसका मतलब बल ज्यादा है, हाँ या ना। बहुत बढ़िया। उसी तरीके से अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाता है कि मोमेंटम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है जी, है ना, ये लिख सकता हूं ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। उसी तरीके से मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये रिलेशन आ गया ना मेरे पास, हाँ या ना। तो यानी कि समय ज्यादा तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा, है ना। अब मोमेंटम क्या होता है जी, देखो मैं बताता हूं, इस पंखे को अगर मैं एकदम से बंद करूंगा तो क्या ये एकदम से रुक जाएगा? नहीं रुकेगा ना। वेग की वजह से जो किसी वस्तु में अपना स्वयं का वेग आ जाता है वो संवेग कहलाता है, वो मोमेंटम कहलाता है। आई बात समझ में? जब मैं इसको ऑन करूंगा तो ये क्या एकदम अपनी फुल स्पीड ले लेगा? नहीं, ठीक है। तो होगा क्या, ये धीरे धीरे तेज स्पीड पकड़ेगा, और जब इस अपनी फुल स्पीड पर आ जाएगा तो मैं इसको बंद करूंगा तो क्या एकदम से रुक जाएगा? धीरे धीरे रुकेगा। आई बात समझ में? वही इसका संवेग है। अब इसके ब्याह पर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, उससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। बहुत बढ़िया, लिखो। When a fast bowler throws a ball, when a fast bowler throws a ball, they run very fast
Before throwing a ball, to increase the speed of the ball. When a fast bowler throws a ball, they run very fast before throwing the ball to increase the speed of the ball. न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। अभी तो यही था भी। समझे? ये समझे क्या लिखवाया मैं? क्या समझे? क्यों भाग रहा है? भागने से तेज हो जाएगी बॉल। हैं? तो फिर हार्दिक पांड्या इतना कम, वो कौन है, वो बुमराह इतना कम रन अप क्यों लेता है? वो भी तो फास्ट बॉलर ना बुमराह, वो तो नहीं भागता, वो तो 4 कदम चलता है और बॉल फेंक देता है ना। बुमराह का रन अप नहीं है भाई, किसी से ही पूछो, ध्यान से देख लियो। वो जितना फास्ट बॉलर्स का रन अप होता है उसका आधा है उससे। जब हम भागते हैं, जब हम भागते हैं तो बॉल उसके हाथ में है, वो भाग रहा है, तो जितनी तेजी से वो भाग रहा है उतनी तेजी से बॉल भी भाग रही है। अब जब उसने उस पर फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन पहले से भी था, फोर्स और लग गया, गेंद की गति और ज्यादा तेज हो गई। आई बात समझ में? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। उसके बाद लिखो, तुझे देखा तो ये जाना सनम। When a fielder catches a ball, प्यार होता है दीवाना सनम, अब क्या यहां से कहां जाए हम। और सही चल रहा है? चाय वाय पी रहे हो? नहीं? चाय पे बहुत कहानियां बनती है ना। तेरी बनी नहीं बनी? नहीं बनी? झूठ बोल रहा है? नहीं बनी? हाँ, वो चाहत तो मुझे पता थी इसकी, चाहत तो मुझे पहले दिन से पता थी। कोई बात नहीं, होता है। लिखो, when a fielder catches a ball, they move their hand back. They move their hand back in the direction of the ball. In the direction of the ball to reduce the hurt of the player. To reduce the hurt of the player. Hurt of the player. जब एक खिलाड़ी गेंद को कैच करता है तो अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है ताकि खिलाड़ी को चोट ना लगे। ठीक है? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ तो होता है। हाँ तो था, मैंने कब मना किया?
इस वाले पेपर में था ये, सीडीएस में या एनडीए में? तूने दिया है ना? मेरे को क्यों नहीं दिखा ये क्वेश्चन? वो तो है ही, वो तो है ही, वो दिख ही गया तुम्हें। देखो हेलो, वो यहां पर कैच कर रहा था, राइट? मैं कैमरे में आ जाता हूं, कैमरे वाले बच्चों को भी दिख जाएगा। पक्का लाइव है ना? देख रहे हैं ना बच्चे? देख रहे हैं ना बच्चे? देखो यहां पर भी कैच कर सकता था। जैसे ही उसने हाथ पीछे की तरफ लिया, उसने टाइम को बढ़ा दिया, और अगर टाइम बढ़ गया तो गेंद का एक्सेलरेशन कम हो गया, फोर्स भी कम हो गया। उसको फोर्स भी कम लगाना पड़ा और उसको चोट भी नहीं लगी। या फिर यह भी दे सकता था वो ऑप्शन में, टाइम कम हो गया, गेंद की वेलोसिटी, टाइम बढ़ गया, गेंद की वेलोसिटी कम हो गई, मोमेंटम कम हो गया, खिलाड़ी को चोट नहीं लगेगी। बोलो राधे राधे। ये बात समझे? बूझे कि नहीं बूझे? बूझे? चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा एडमिशन हो गया? तुम्हारा डेमो में तो कोई नहीं है ना? फिर ठीक है। दूसरों को ही शाबाशी दियो हमेशा, तुमसे ना हो पाएगा। इस बात पे ना, अगर तू मेरी क्लास में होता, मैं पूरे साल तेरा मजाक उड़ाता। ये शरीफ है। उसके बाद लिखो, ब्रेकेबल सब्सटेंस kept in husk or thermocol. Breakable substance kept in husk or thermocol. Husk or thermocol to reduce the intensity of shocks. 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 SHOCKS. हिंदी में बोलूं? हिंदी वाला है कोई? तू है तो लिखना। टूटने वाली वस्तुओं को घास फूस और थर्माकोल में रखा जाता है। टूटने वाली वस्तुओं को घास फूस और थर्माकोल में रखा जाता है ताकि वह टूटे नहीं, ताकि वह टूटे नहीं। ठीक है जी, कोई दिक्कत? भाई आप कभी कप प्लेट लेने जाते हो बाजार से, तो वो क्या करता है, पहले थर्माकोल में डालता है, फिर उसके डब्बे को बबल रैप से लपेट देता है,
फिर घास फूस लपेटता है, फिर अखबार लपेटता है, फिर उस पर धागा लपेटता है, फिर उसके बाद आपको डाल कर देता है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर बाई चांस आपके हाथ से वो गिर गया तो क्या होगा? एकदम से फोर्स लगेगा डब्बे पे, तो जो थर्माकोल और बबल रैप होगा वो दब जाएगा। दबने से क्या हुआ? जो फोर्स लगा, जो शॉक लगा, वो उसका टाइम गैप बढ़ गया, तो वो कंजर्व हो गया और आपका जो टूटने वाली वस्तु है वो नहीं टूटेगी। इसको हम इंपल्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इंपल्स। ये इंपल्स है। इंपल्स जब भी ऐसे, ये फोर्स एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये इंपल्स होता है। आई बात समझ में? किसी भी जगह पर एक सेकंड में जो फोर्स लगता है ना, वो इंपल्स कहलाता है। तो जब मैंने, जैसे मान लो ये है, ये छोड़ा, तो जब ये छोड़ा ना मैंने इसको, तो जब इसके सरफेस पर जो एक पॉइंट पर एकदम से जो फोर्स लगा वो इंपल्स कहलाएगा। ठीक है, फोर्स एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको लिखवाया था कि ये लॉ ऑफ इंपल्स भी इसको कहा जाता है। किसी के गाल पे चांटा चिपका दो, इंपल्स है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओए बिना नहीं धोई सी, क्या नाम है तेरा? खुशी। दो फिर किसी को खुशी, माँ बाप को ही खुशी दे दो पेपर क्लियर करके। क्या है बे? कौन हंस रहा था? ये मिस्टर चिमकेंडा। चलो कोई नहीं, देखो मैं बेइज्जतियां करता रहता हूं। आज तुम पहली बार आए हो क्लास में, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर तुम पढ़ के नहीं आए तो मैं ना मारता नहीं हूं बच्चों को। मैंने मारा है तुम्हें आज तक? हाँ, लेकिन मैं जबान से चांटे मारता हूं, बेइज्जतियां करता हूं, गंदी वाली ऐसी। लिखो नेक्स्ट। नहा लिया कर, बिना नहाए धोए उठ के आ जाती है बासी समूह लेके। उसके बाद लिखो, एट द प्लेस ऑफ पुलिस बैरिकेड सैंड बैग्स आर यूज्ड। पुलिस बैरिकेड sandbags are used। पुलिस नाकाबंदी की जगह पर रेत के कट्टे रख दिए जाते हैं। क्यों रख रहे हैं? मन कर रहा है? क्यों रख रहे हैं? बस दिमाग तो लगाना नहीं है। हाँ भाई तू बता। गाड़ी रोकने के लिए। अब तो बाल कटवा ले। नवरात्रों के बाद। नवरात्रों में कटवाने से मां बुरा मान जाती है। तुम्हारी हरकतों से नहीं मानती है? क्या है? तो 18 पूरी होने से क्या होगा? अच्छा, 5 साल के उम्र की बात से बच्चा अपने कर्मों का खुद भोगी होता है। बस 5 साल तक की उम्र तक माफ होता है, और माफ वो भी नहीं होता। 5 साल तक की उम्र की बच्चे जो गलत करता है उसकी सजा उसके माँ बाप को मिलती है। 5 साल के बाद वो स्वयं बच्चे को मिलेगी। जैसे अभी तुम हंस रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और 25 साल तक घूम लोगे ऐसे।
25 साल के बाद तुम्हें जिंदगी की असलियत समझ में आ जाएगी और तुम्हारा खुद का अस्तित्व पता चल जाएगा कि कोई औकात नहीं है। जैसा आगे युग आ रहा है, बंधुआ मजदूरी होगी भाई, 15,000 20,000 की नौकरी बस। आज भी तुम देखो जो बच्चे कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, कभी नोएडा गुड़गांव साइड जाके देखो, जो बच्चे बेचारे उसमें लगे हुए हैं, कॉलिंग वगैरह में लगे हुए हैं, कुछ लगे हुए हैं, 15,000 18,000 सैलरी है, जिसमें से 3,000 4,000 वो अपना आने जाने में खर्च कर रहे हैं। कितनी बची? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए में क्या होता है ये तुम भी जानते हो। एक अकेले बंदे का खर्चा नहीं चल सकता 12,000 रुपए में। कुछ बच्चे ऐसे वहां पीजी में ही रह रहे हैं या रूम लेकर रह रहे हैं, तो 6,000 रुपए वैसे जा रहे हैं, फिर ऊपर से 3,000 रुपए खाना, 9,000 ये चले गए। अपने लिए मुश्किल से 1-2 हजार रुपए भी नहीं बचा पा रहे महीने के। ऐसा युग आ रहा है। कौन सा? वो मैं समझाएगा, मैं बिना समझाए आगे नहीं बढ़ता है। देखो, पुलिस बैरिकेड पर हम रेत के कट्टे इसलिए लगा देते हैं, उस पर एक गनमैन खड़ा होता है ऐसे गन लेके। अगर सामने से कोई गोली चलाएगा तो हमारा गनमैन उसमें छुप सकता है, क्योंकि गोली रेत के कट्टे में जाएगी। रेत के कट्टे में जाने से उसको एक ऑब्स्टिकल, एक फोर्स मिलेगा जो गोली को रोकेगा और हमारा गनमैन सेफ हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ या ना? बस सिंपल है सब कुछ, मुश्किल कुछ है ही नहीं। उसके बाद लिखो एट द प्लेस ऑफ हाई जंप और लॉन्ग जंप, ऊंची कूद और लंबी कूद की जगह पर, ऊंची कूद और लंबी कूद की जगह पर या तो गड्ढा खोद दिया जाता है या गद्दे रख दिए जाते हैं। गद्दे रख दिए जाते हैं। एट द प्लेस ऑफ लॉन्ग जंप और हाई जंप, either a land is digged or cushion is placed to reduce the hurt of the player. और बड़ा मुखड़ के उपासी मान। आजकल नींद ज्यादा आ रही है ना? मुझे भी आ रही है। मैं कल रात को सो गया मुश्किल से 11 बजे और आज सुबह 7 बजे भी उठने का मन नहीं कर रहा था। बहुत नींद आ रही है। चलो लिखो, तुमसे ही दिन होता है। अब ऐसा क्यों किया? देखो, एक प्लेयर है, भागता हुआ आएगा, यहां पर गद्दा है, प्लेयर ने छलांग मारी, गद्दा नीचे दब गया। दबने से क्या हुआ? टाइम गैप बढ़ गया। गैप बढ़ने से क्या हुआ? मोमेंटम कंजर्व हो गया। मोमेंटम कंजर्व हो गया, उसको हल्का सा जर्क लगा, उसकी टांग टूटने से बच गई। कोई दिक्कत? लिखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम। लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बस चाहते हैं अब लिखो थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन
there is equal and opposite reaction. हर एक क्रिया की एक समान और विपरीत क्रिया होती है. हर एक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है. Every action there is equal and opposite reaction. आज मैथ की क्लास नहीं थी. सुबह होगी 9:30 बजे. कौन? नीरज सर. न्यूज सर. अब नीरज सर नहीं है वो. अच्छा, न्यू बैच से. ये जो सर है इन्होंने भी सही पढ़ाया. सही है फिर तो. ना मेरी बात करा. मेरी बात करा. हेलो. नमस्कार मैम. मैम मैं इसका सर बोल रहा हूँ. मैम ये पढ़ता क्यों नहीं है? मैं इसको कह कह के थक गया हूँ कि बाल कटवा ले, थोड़ा सिंसियर हो जा, पढ़ ले. इसने मेरे सब्जेक्ट की कॉपी तक नहीं बना रखी है. मतलब मैं सच में इस बच्चे से बिल्कुल थक गया. ये मेरी बात सुनता ही नहीं है. ऊपर से मतलब मैं कुछ भी कहूंगा तो ये मतलब उल्टा जवाब दे देता है. आप मैं तो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि मैं आपसे मतलब बात कर पाऊँ, लेकिन आज इसने अभी कॉल आपका आ रहा था तो इसने बोला कि मम्मी का कॉल आ रहा है उठा लो, तो मैंने कहा पहले मेरी बात करा. अच्छा, आपने कॉल नहीं किया? तो इसने कहा कि मम्मी का आ रहा है, तो इसका मतलब किसी और का फोन आ रहा था. इसने झूठ बोला. चलिए कोई नहीं. आप इसको देखिए भाई, थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा अगर समझा सकते हैं तो समझाइए कि ये पढ़ाई कर ले और थोड़ा बाल वाल कटवा कर रहे. इतने गंदे तरीके से रहता है, बाल इसके आंखों पर गिरते रहते हैं. लेकिन नहीं, इसने कटवाए हैं. एकदम गंदे तरीके से रहता है. यहाँ पर जितने भी बाकी बच्चे बैठे हैं सबके बाल एकदम मतलब परफेक्टली कटे हुए हैं, छोटे हैं. इसी के बाल है जो एक आंखों पर गिरते रहते हैं और बाल वगैरह बहाता नहीं है. ऊपर से मैं कुछ कहता हूँ तो उल्टा जवाब देता है कि मेरे को कह रहा था कि मेरे हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमें नौकरी की जरूरत भी नहीं है. ऐसे बोला. तो मैंने इसको कहा जब इतना पैसा है तो भाई 2-3 को तो नौकरी दे ले, तो प्रिपरेशन क्यों कर रहा है? चलिए आप इसको समझाइएगा थोड़ा कि बात बात माना करे. ठीक है, धन्यवाद. सोना का फोन आ रहा था.
सोना, सोना। रुक कभी कॉल कर लेता हूँ। लड़के नहीं उठाया। अच्छा वो है। अच्छा तेरे मामा है वो? सिद्धार्थ सर तेरे मामा लगते हैं? हैं? अच्छा चलो कोई नहीं, लिखो। हाँ क्या कह रहा था मैं? मनी मन गालियां दे रही है मेरे को, कितना बेकार हूं मैं, है ना? कोई बात नहीं। हाँ तो अब हम लिखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? गति का तीसरा नियम। तो लिखेंगे एवरी एक्शन। अच्छा लिख लिया। उसके बाद अब इसको लिखेंगे, इसके एग्जांपल्स। सबसे पहला है वॉकिंग एंड रनिंग। इसके बाद आप लोगों की किस चीज की क्लास है? छुट्टी। वॉकिंग एंड रनिंग, देखो जब हम चलते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम अपने पैर से अर्थ को पीछे की ओर धकेलते हैं, अर्थ हमें आगे फेंक देती है। आई बात समझ में? हाँ या ना? तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसके बाद लिखेंगे उसके बाद लिखो वॉकिंग एंड रनिंग हो गया। अब लिखो रिकॉइलिंग ऑफ गन, बंदूक से गोली चलाना। देखो जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं ना तो जर्क पीछे भी लगता है, ये देखो, है ना? ये देखो जर्क पीछे लगेगा। तो इसको आप रिकॉइलिंग ऑफ गन भी लिख सकते हो। लिख लो बंदूक का पीछे झटका मारना, इसी को लिख लो रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन। ओम। रिकॉइलिंग ऑफ गन। उसके बाद लिखेंगे उसके बाद लिखो, ये हो गया। अब लिखो प्रपल्शन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना। प्रपल्शन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का उड़ना। प्रपल्शन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का उड़ना। उसके बाद लिखो चलो ये बताओ ये क्या है?
क्या हो रहा है ये बताओ। हाँ घुटना है ये, नहीं है ये, प्लेट डालेंगे इसमें। ये देखो ये होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, वो जम जाता है जब, तो वो अंदर खून को भी काला काला जमा देता है, जिसकी वजह से पेन कॉज होता है। इसको पूरा निकालेंगे, साफ करेंगे, फिर इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड अलग से भरेंगे। जैसे गाड़ी में नहीं भरते तेल, वैसे घुटने में तेल भरेंगे, ये समझ लो एक तरीके से। हाँ ग्रीस समझ ले, वैसे साइनोवियल फ्लूइड होता है वो भरा जाता है। और यहां से क्या करेंगे, ड्रिल करके इधर और इधर सपोर्ट में डाल देंगे, दो रॉड्स बाहर की तरफ, बाहर रहेंगी, वो पेच से कस देंगे, प्लेट अंदर रहेगी, अंदर से यहां से एक और रॉड जाएगी जो उस प्लेट को सपोर्ट करेगी। पैर सीधा रखना पड़ेगा, परमानेंट प्लेट रहेगी। क्यों नहीं बैठ सकते, मूवेबल बनाएंगे, बैठ क्यों नहीं सकते। अबे पैर सीधा रखना पड़ेगा कुछ समय तक के लिए, 21-22 दिन के लिए, जब तक जख्म नहीं भर जाते। मतलब वो ये जख्म भरने के ऊपर बात है, किसी के 1 महीने में भरते हैं, किसी के 45 दिन में, किसी के 50 दिन में भी, डिपेंड अपॉन बॉडी टू बॉडी। लिखो नेक्स्ट, क्या लिखा हमने, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट है ना, रॉकेट का उड़ना। जब रॉकेट उड़ता है तो बहुत सारा धुआं नीचे की ओर छोड़ता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सेलिंग ऑफ बोट, पानी में नाव चलाना, ठीक है जी। पानी में जब नाव चलाते हैं, चप्पू पीछे की ओर मारते, नाव आगे चली जाती है। जवाने जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जमा निसार हो गया। उसके बाद लिखो, क्या लिखोगे, हो गया, तीनों लॉ समाप्त। अब मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं, तीनों लॉ समझ में आ गए, अब मेरे प्रश्न चालू होते हैं। एक्शन और रिएक्शन एक ही वस्तु पर लगता है या दो अलग अलग वस्तुओं पर। सही जवाब, दो अलग अलग वस्तुओं पर। तो लिख लो, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। अच्छा जी, तीसरा नियम की लिमिटेशन क्या है, तीसरा नियम कब नहीं लगेगा। तीसरा नियम तब नहीं लगेगा जब एक वस्तु का मास दूसरी वस्तु के बराबर होगा। देखो तीसरे नियम के सारे एग्जाम्पल मैंने कैसे लिखवाए, मैंने लिखवाए वॉकिंग एंड रनिंग, यानी कि हम एक्शन किस पर कर रहे हैं, अर्थ पर। अर्थ का मास हमसे बहुत ज्यादा है, हम उसके लिए कण के समान है ना। सेलिंग ऑफ बोट, पानी बहुत ज्यादा है, बोट छोटी है, ठीक है। प्रपल्शन ऑफ रॉकेट, रॉकेट बहुत छोटा है और पृथ्वी बहुत बड़ी है, ठीक। तो इसकी लिमिटेशन लिखेंगे, लिमिटेशन ऑफ थर्ड लॉ। तीसरा नियम कब नहीं लगेगा, जब एक वस्तु का भार, जब एक वस्तु का द्रव्यमान दूसरी वस्तु के बराबर होगा। लिख लो, व्हेन द मास ऑफ वन बॉडी इज इक्वल टू द अदर बॉडी। जवाने जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवा मिसार हो गया। जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानू ये मगर, जहां जाऊं मैं करूं मैं वहां तेरा ही जिक्र, मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है। अच्छा एक और क्वेश्चन करें, हिटिंग फोर्स को, इसको हिटिंग फोर्स, मारने का बल,
कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा? बताओ बताओ बताओ। पहला नियम है, दूसरा है, या तीसरा है? बच्ची कह रही है तीसरा नियम है, हिटिंग फोर्स। बताओ 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 बताओ। वो कह रहा है सेकंड है। ओ मेरा बच्चा, बताओ बताओ। जो तू बोल रही है ना बेटा, वो मारना और पिटना दोनों है। ठीक है, मारने का बल है पहला नियम। पहला एग्जांपल दे, गीले कपड़े को झड़काने पर पानी बाहर चला जाता है। जब गद्दे में से धूल निकालनी होती है ना, गद्दे को टांग कर डंडे से पीटते हैं, तो हिटिंग फोर्स को पहला नियम दर्शाता है। लिख लो, आता है ये क्वेश्चन। हिटिंग फोर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय फर्स्ट लॉ। ये तूने क्या किया, फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, खुद से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया, सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूं इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या सर। तुझे समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये है, क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या है ये? कुआं। इट इज कुआं। इस पे बाल्टी लटक रही है और एक लड़की यहां से पानी भर रही है। मान लो उस लड़की से मुझे खुन्नस है, मैंने रस्सी काट दी, ये आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी, वहीं गिर जाएगी। पीछे गिरेगी। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में क्रिया की जाती है व्यक्ति उसी दिशा में गिर जाता है। यह भी तीसरा नियम है। ये पीछे गिरेगी, बाल्टी नीचे जाएगी। आई बात समझ में? हाँ या ना? तो इसको कहते हैं LOA, लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया की दिशा। तो जिस दिशा में क्रिया की जाती है उसी में व्यक्ति गिर जाता है। यह क्वेश्चन आपके पेपर में टग ऑफ वॉर से आया हुआ है। एक वो गेम होती है ना जिसमें रस्सा खींचते हैं, तो जो टीम जीतती है वो अपनी ही दिशा में गिर जाती है। ठीक, नोट कर लो। यहां पर ये समाप्त। अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन अगली क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगा, जो कि होगा ग्राफ्स। ग्राफ के से पहले मैं आपको कुछ पहले स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या हो गया? क्या हो गया?